नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी नाइन। ये है टीवी9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट, जहां हम आपको उनकी मदद करते हैं कि आप सही दिशा में निवेश कर सकें। और इसीलिए मैं लेकर आती हूँ सेव नहीं इन्वेस्ट कर, यानी हम फोकस करते हैं कि आप केवल पैसे को बचाएं नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाएं भी, ताकि ये आपको रिटर्न कमा करके दे। आज मैं बात करने वाली हूँ सेव नहीं इन्वेस्ट कर में एक हॉट फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की, और वो है सोना। हम सभी सोने के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से इसमें निवेश किया जाए सबसे अच्छा रिटर्न पाने के लिए, क्योंकि अब वैरायटी भी बहुत है। केवल फिजिकल गोल्ड ही नहीं है बाजार में, डिजिटल गोल्ड है, गोल्ड के ईटीएफ है, गोल्ड के म्यूचुअल फंड है, और फिर सरकार जो जारी करती है गोल्ड बॉन्ड भी है। तो इन सब के बीच में आपको सही इंस्ट्रूमेंट कैसे चुनना है, इस पर ही आज मैं बात करने वाली हूँ। कंप्लीट सर्कल के को फाउंडर क्षितिज महाजन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हाय क्षितिज, थैंक यू सो मच, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। गोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए, एक गोल्ड को आप एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कैसा मानते हैं? इसमें कितना एलोकेशन होना चाहिए, इसमें किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? So, Priyanka, thank you for calling me. And just for the information of all, जब करेंसीज नहीं थी तब भी गोल्ड था, और उसमें ट्रेड करने के लिए या फिर आप मानिए कोई भी वैल्यू होती थी वो गोल्ड में ही होती थी। स्पेशली इंडिया में तो इट्स मोर देन 3000 ईयर ओल्ड, जहाँ पर गोल्ड की बात हम करें तो यहाँ जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गोल्ड एक परफेक्ट हेज है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, एक सेफ हेवन माना जाता है इन्वेस्टमेंट को लेके। एंड मेरे हिसाब से 5 to 7% किसी भी पोर्टफोलियो का एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। दैट इंक्लूड्स योर फिजिकल गोल्ड ऑल्सो, जब भी आपने पोर्टफोलियो पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन लगाएं। बिकॉज वाई अब रिसेंटली अगर हमने देखा, लास्ट ईयर भी देखा जो गोल्ड में मूवमेंट आई है, जब ग्लोबली कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है जो ग्लोबल मार्केट्स को हिला के रखती है, या फिर कोविड की सिचुएशन आई, तो देखा काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने पैसा निकाल के गोल्ड में शिफ्ट किया। क्योंकि गोल्ड में माना जाता है कि कल को कोई भी करेंसी, आज डॉलर को ग्लोबल करेंसी माना जाता है, पर गोल्ड भी अपने आप में एक ग्लोबल करेंसी है, जहाँ पे आप ग्लोबली भी बाय कर सकते हैं। और आज इंडिया में भी प्राइस बहुत हद तक ग्लोबली गोल्ड का क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस पर डिसाइड होता है। तो संक्षेप में बोलूँगा, इट्स अ परफेक्ट हेज। अपने पोर्टफोलियो की सेफ्टी के लिए आपको 5 to 7% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, पिछले 25 साल 30 साल कितने भी टाइम फ्रेम का आप अगर रिटर्न लेंगे, गोल्ड ने बहुत अच्छे से बैंक डिपॉजिट को बीट किया है। सो ये एक इन्वेस्टमेंट टूल हो सकता है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट टूल भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 से 7% पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड पर केंद्रित हो सकता है। अब वो जो है अक्षय तृतीया का फेस्टिवल आने वाला है क्षितिज, उस समय हम बहुत सारा गोल्ड खरीदते हैं और सारा फोकस रहता है फिजिकल गोल्ड पर। तो आप फिजिकल गोल्ड को क्या मानते हैं? क्या इसे खरीदना एक अच्छा कदम होगा, जबकि आपके पास अब कई ऑनलाइन और डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है? तो फिजिकल गोल्ड जो लोग खरीदते हैं, उन्हें भी आप कितना रखने के लिए कहते हैं, कितना खरीदें, और इसे क्या आप इन्वेस्टमेंट सही मानते हैं? देखिए, जब आपको एंड प्रोडक्ट चाहिए किसी चीज़ का, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, अगर आप उसे एंड प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं तो आप उस चीज़ को खरीदिए। मान लीजिए आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए। आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी के हिसाब से खरीदिए। अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट तरीके से रखना है, या आपको वो इसलिए बाय करना है कि एक फेस्टिव सीजन है, या फिर कल को आपको अपनी डॉटर की या किसी फैमिली मेंबर की मैरिज प्लान के लिए करना है, तो मेरा मानना ये है कि दैट आज की डेट में जब इतने अच्छे और समाधान हैं, या फिर और एलोकेशन करने के तरीके हैं गोल्ड में, तो फिजिकल गोल्ड सिर्फ गोल्ड बिस्किट्स या गोल्ड कॉइन के हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि प्योरिटी का तो एक क्वेश्चन है ही है अगर आप अपने लोकल ज्वेलर से खरीद रहे हैं। उसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कल को उसकी सेफ्टी का भी इशू है। लॉकर का आप रख रहे हैं और उसकी भी एक मात्रा आप लिमिटेड खरीद सकते हैं, जो हमने अपने एंड पे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बट आइडिया ये है कि दैट अगर आप एंड यूज नहीं है आपका गोल्ड का, तो आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए। आप फोकस रहें और अपने गोल्ड को या तो ईटीएफ के तरीके से, या फंड ऑफ म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू, या डिजिटल गोल्ड के थ्रू आप उस तरीके से खरीदिए। तो जो फिजिकल गोल्ड भी जब रखते हैं तो उसकी एक लिमिट है जो सरकार ने फिक्स की हुई है, राइट क्षितिज? और साथ ही में इसमें टैक्स भी लग जाता है। कोई भी जो मैरिड लेडी हैं उनके लिए 500 ग्राम मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है। उसके ऊपर आप कोई गोल्ड अगर रखते हैं तो उसके ऊपर वेल टैक्स लगता है आपको। वो आपकी इनकम का हिस्सा बनता है।
और साथ में अनमैरिड जो है उनकी लिमिट 250 ग्राम है, और कोई भी इंडिविजुअल है, कोई मेल है, जैसे कि अगर मैं लेना चाहूँ तो 100 ग्राम लिमिट है जो मैं ले सकता हूँ। उसके ऊपर जो भी गोल्ड अगर मैं एक्वायर करूँगा उसके ऊपर टैक्सेबल वो टैक्स ब्रैकेट में आएगा। सो ये सरकार ने लिमिट रखी है। बट हम जिस दौर से निकल रहे हैं जहाँ ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर अब लॉकडाउन में मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप नोएडा में हैं, काफ़ी सिटीज़ में अभी लॉकडाउन है। देखते हुए ये थोड़ा कल्ट इंक्रीज होना भी चाहिए। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप एक विदाउट किसी हैसल के आप गोल्ड बाय कर सकते हैं, तो फिजिकल गोल्ड अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं कोई गोल्ड की वस्तु तभी आप दीजिए, अदरवाइज अवॉइड करें। राइट, मतलब एक्चुअली में अगर आपको कंज्यूम करना है कि आपके घर में शादी है या फिर इसलिए खरीदना है कि शुभ होता है, आप खरीदना चाहते हो तो खरीदे, और अगर कंज्यूम नहीं करना है तो आप इसको निवेश कर सकते हैं। तो निवेश के कुछ ऑप्शंस में सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी डिजिटल गोल्ड। क्षितिज, आजकल काफी जो है इसके एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं और कहा जाता है आप ₹1 में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। बहुत सारे ये जो पेमेंट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेच रहे हैं, जो एप्स हैं वो बेच रहे हैं। तो ये डिजिटल गोल्ड आपको किस तरह से लगता है, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? मैं तो मानूंगा कि देखिए, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर प्रियंका, और वो चीज़ गोल्ड बाइंग में भी आ रही है। और आज की डेट में जहाँ पे मैं ऑब्वियसली ₹1 का गोल्ड लेके कोई क्या करेगा, बट ऐड करना उनका अपना तरीका है। बट इतना स्मूथ है, मैंने खुद क्योंकि बाय किया हुआ है पेटीएम पे, गूगल पे पे, इट्स सो सिंपल टू बाय। एक बार आपका केवाईसी अगर हो रखा है वहाँ पे, तो आप बस अपना पेटीएम के थ्रू जो भी अमाउंट या ग्राम में आप बाय कर सकते हैं गोल्ड। और कल को लेट्स से अगर आपको वो सेल भी करना है तो इंस्टेंटली 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अंडरलाइन जो भी कंपनीज, चाहे एमएमडीसी कर रही है या कोई और कंपनी इसमें काम कर रही है अंडरलाइन, क्योंकि वहाँ एमएमडीसी के गोल्ड की भी ऑप्शन आती है। तो वो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मैंने और प्रियंका ने आज दोनों ने मिलकर पेटीएम पे 10 ग्राम गोल्ड खरीदा। डे एंड पे एमएमडीसी को उतना गोल्ड मेरे और आपके नाम पे अगर 5 ग्राम में लेके रखना पड़ेगा। इंडिया में अगर आप गोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय करते हो, चाहे वो ईटीएफ है, चाहे फंड ऑफ फंड है आपका ईटीएफ में, चाहे डिजिटल गोल्ड है, चाहे आप एमएमडीसी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए अंडरलाइन एज पर सेबी रेगुलेशंस आपको फिजिकल गोल्ड रखना पड़ेगा। जो भी आपका कस्टोडियन है, चाहे वो डोइचे बैंक है या एचएसबीसी है, आई एम जस्ट सेइंग नेम, आपको उतना गोल्ड रखना पड़ेगा। उतना गोल्ड फिजिकली बाय होता है जो आप और मैं बाय करते हैं। काफ़ी कंपनीज हैं वो आपको रिडम्पशन इन टर्म्स ऑफ पैसा भी देती हैं, और आप फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हो। ऑब्वियसली उसमें कैरिंग चार्जेस होते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉस्टली आइटम, तो उसके कैरिंग चार्जेस होंगे अगर आप रिडम्पशन एट योर डोरस्टेप देना चाहते हो। बट येस, माई सेंस इज इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड इट्स वेरी सेफ। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन सिर्फ बात एक लगती है क्षितिज की, हमेशा बात होती है डिजिटल गोल्ड की, तो होता है कि रेगुलेटर नहीं है इसमें कोई। आप अगर ईटीएफ में करते हैं तो वहाँ आप सेबी है, आप अगर सॉवरेन गोल्ड में करते हैं तो आप आरबीआई जो है वो रेगुलेटर होता है। डिजिटल गोल्ड में कोई रेगुलेटर नहीं, तो ये बात मुझे हमेशा खटकती है। आप इसे कितनी बड़ी ये समस्या मानते हैं डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म के लिए? वेल, मेरे हिसाब से अगर आप पूछते हैं प्रियंका, सो आई डोंट सी मच ऑफ अ इशू हेयर, बिकॉज अंडरलाइन जो है गोल्ड जो है वो पेटीएम बाय नहीं कर रहा है, वो एमएमडीसी बाय कर रहा है जो फिजिकल गोल्ड बाय कर रहा है, या फिर कोई और कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी बाय कर रही है जो सेबी और आरबी के साथ रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट बीन रेगुलेटेड राइट नाउ, बट माई सेंस इज इफ यू आर बाइंग इन स्मॉल क्वांटिटी तो आप बाय कर सकते हैं। वैसे भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑल, डिजिटल गोल्ड आप 2 लाख से ऊपर वैसे भी खरीद नहीं सकते हैं। पर गिवन इंस्ट्रूमेंट जो आप चैनल के थ्रू करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट यू कैन बाय इज 2 लाख ओनली। सो उसके ऊपर भी एक अंकुश लगा हुआ है कि हाँ, अगर रेगुलेटर नहीं है तो आपकी लिमिट भी उसमें उतनी फिक्स है कि दैट उसके ऊपर बाय नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड बाय करना है देन आपको ईटीएफ या फंड ऑफ फंड रूट ही लेना पड़ेगा। तो वही अगली विकल्प जो है मैं इस पर ही आप पे बात करना चाहती हूँ। ईटीएफ में हमने जबरदस्त डिमांड देखी है। 2021 में 6,900 करोड़ के ईटीएफ जो है वो लोगों ने खरीदे हैं, जो कि हम इसके पहले देखते थे ये मल्टीपल इससे काफी कम रहता था। तो ईटीएफ जो है ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ये दोनों कैसे अलग हैं और इनमें ये कैसा विकल्प है? सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ का फुल फॉर्म है, एंड ग्लोबली आपकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में ही होती है। अब बात करें अगर गोल्ड ईटीएफ की, सो ईटीएफ जो होते हैं वो एक तरह से एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, और अंडरलाइन क्योंकि इसमें गोल्ड ईटीएफ है तो अंडरलाइन उसमें गोल्ड होता है।
तो गोल्ड के प्राइस में जो भी मूवमेंट होती है माइनस जो भी ETF का मैनेज का एक्सपेंस है, जिसको आप ट्रैकिंग एरर बोल सकते हो, उतना माइनस करके आपका रिटर्न मिल जाता है। तो मान लीजिए आपको आज के 20 साल के बाद अपनी डॉटर के लिए 20 लाख का गोल्ड इकट्ठा करना है कि मैरिज में आप देना चाहते हैं, मैं एक फिगर बोल रहा हूँ। तो उसमें अगर आपने आज एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए आपने 5,000 की सिप कर दी या 10,000 की सिप कर दी, तो उतने हिसाब से जो भी उसकी वैल्यू आएगी, जो गोल्ड का एप्रिसिएशन होगा वही आपके ETF का एप्रिसिएशन होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो रादर देन आप आज फिजिकल गोल्ड बाय करें, उसकी प्योरिटी पे टेंशन लें, उसको प्रिजर्व करने की टेंशन लें, उसके लिए लॉकर का एक्सपेंस उठाएं, उससे अच्छा ये है कि आपने ETF ले लिया या फंड ऑफ फंड ले लिया और आपने जब आपको पैसों की जरूरत है गोल्ड बाय करने के लिए, तब आपने उसे रिडीम कर लिया। सो ये है ETF आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें आप जितने भी क्वांटिटी का ETF लेते हैं, जो भी ETF लिस्टेड हैं उनको उतनी क्वांटिटी का ETF एज ए फिजिकल गोल्ड कस्टोडियन के पास रखना पड़ता है। कुछ म्यूचुअल फंड कुछ ETF आपको फिजिकल गोल्ड की बजाय रिडम्पशन भी देते थे, गोल्ड बीज करता था, अब नहीं है ये फिजिकल गोल्ड की रिडम्पशन, बट इट्स वेरी सिंपल, 2 दिन में आपका पैसा आ जाता है और उसके बाद यू कैन बाय द गोल्ड एट द गिवन प्राइस। और मिनिमम कितने का मैं ETF खरीद सकती हूँ? और इसमें ETF के लिए यानी मेरे पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी होगा। और वही अगर मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड होगी तो नहीं होगा। तो मिनिमम कितने का मैं खरीद सकती हूँ और डीमैट अकाउंट जरूरी है या नहीं? बिल्कुल सही कहा प्रियंका आपने, गुड यू पॉइंटेड आउट। ETF के लिए बिकॉज इट्स लाइक अ स्टॉक, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए है, उसके बिना आप नहीं खरीद पाएंगे। और मिनिमम आप 10,000 का ETF बाय कर सकते हैं, 1 यूनिट बाय कर सकते हैं जब आपको खरीदना है, जो ETF के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है। वैसे डिपेंडिंग ऑन लिक्विडिटी इन द मार्केट, अगर आप फिजिकल फॉर्म में ETF खरीदना चाहते हैं तो 10,000 है, अदरवाइज जो भी उसका यूनिट प्राइस है, मान लीजिए अगर आज का यूनिट प्राइस 4800 रुपीज का है, तो इट्स लाइक बाइंग 1 शेयर, तो आप 1 शेयर बाय कर सकते हो। तो ETF आप फिजिकली भी खरीद सकते हैं, बट डीमैट अकाउंट चाहिए है। और ETF आप जैसे स्टॉक मार्केट में किसी भी वेबसाइट पर जाकर खरीदते हैं स्टॉक्स, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। अगर आप फिजिकली खरीद सकते हो 10,000 है, और अगर आप इंडिविजुअली खरीदना चाहते हैं लेट्स से ऑनलाइन मार्केट से, तो जो भी उसका भाव है, अगर आज की डेट में लेट्स से 48,000 का गोल्ड है, तो पर 1 यूनिट 4800 का आपको 1 यूनिट आपको मिल जाएगा। राइट। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में तो मैं सिप ही कर पाऊंगी और मिनिमम माइक्रो सिप के जरिए 100 रुपए में मैं खरीद पाऊंगी इसे। इंटरेस्टिंगली, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल, गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है? गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है उसका अंडरलाइन जो है, जब आप ETF को रैप कर देते हो, इट्स लाइक एक टॉफी है या चॉकलेट है, आपने उसको रैप अराउंड कर दिया और एक प्लेटफॉर्म पे दे दिया विच इज म्यूचुअल फंड। उसको आप ETF अंडरलाइन उसका मान लीजिए निपॉन का ETF है, गोल्ड ETF है, अब वो ETF को आपने अंडरलाइन को इजी कर दिया लोगों की एक्सेसिबिलिटी के लिए, उसे म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे लेके आगे, जब डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, उसको आप गोल्ड ETF म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड या बोलना शुरू कर देते हो। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में आज की डेट में, ताकि लोग इनकलकेट करें हैबिट आपका एक ऑर्गेनाइज वे में इन्वेस्टमेंट करने की, और जितने भी पॉन्जी स्कीम्स हैं या शॉप्स ऐसी हैं जो थोड़ा मिलावट करती हैं, उनसे बचें। आप एज लो एज 100 रुपीज लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो और 100 रुपीज सिप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना सिंपल रखा हुआ है। इससे जो आपने कहा रैप अराउंड, तो ये मैं समझाना चाहूंगी, जब आप रैप अराउंड करेंगे तो एक एक्सपेंस रेशियो जो है वो आपको जिस फंड हाउस से आप खरीदेंगे वो देना पड़ेगा। और आखिर में मैं अपनी बातचीत में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब चाहूंगी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड काफी फेवरेट माना जाता है, तो सॉवरेन गारंटी है, RBI लेकर आ रहा है, तो इसलिए लोगों को पसंद है। ये आपको निवेश के लिए कैसा लगता है क्षितिज? अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू है गोल्ड को लेके, तो आप मान लीजिए अगर 100 रुपये लगाना चाहते हैं गोल्ड में, तो उसमें से आप 25-30 रुपीज इसमें भी डाल सकते हैं। बिकॉज क्या है कि देखो, इसमें लॉकिंग है, आपको टैक्स बेनिफिट है, सारी चीज़ें हैं, और 2% हर साल विज़ गोल्ड रिटर्न के एक्स्ट्रा मिलता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉकिंग, 5 ईयर 7 ईयर लॉकिंग है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है इन्वेस्टमेंट को लेके एंड आपको लिक्विडिटी नहीं चाहिए है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इट्स बीन, मतलब ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका एक तरह क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गोल्ड फंड है, सो 100% गारंटेड और एश्योर्ड है। बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन गोल्ड प्राइस मूवमेंट ऑल्सो, क्योंकि अंडरलाइन तो उसके गोल्ड ही है। हमें समझना जरूरी है कि चाहे कोई भी चीज अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की हो या किसी की हो, उसका अंडरलाइन जो प्रोडक्ट है उसकी मूवमेंट कैसी होती है, आपका रिटर्न उस हिसाब से आता है। सो इसमें अंडरलाइन गोल्ड है और 2% आपको हर साल जो भी रिटर्न आता है उससे ओवर एंड अबव मिलता है। सो ये देखा जा सकता है पोर्टफोलियोज में जहाँ पे आपको लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जितने भी डिजिटल गोल्ड हैं या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड भी हैं,
तो उसको आप इनफैक्ट एज ए अंडरलाइंग एसेट भी यूज कर सकते हो प्रियंका, अगर आपको कल को किसी तरह का लोन लेने की जरूरत है। एंड Okay. इसको डेट की तरह ट्रीट किया जाता है, और विदाउट लिक्विडेटिंग योर इन्वेस्टमेंट आप इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। राइट। और अब आखिर में टैक्स कितना मुझे लगेगा हर फॉर्मेट में, अगर आप मुझे एक आइडिया दे दें क्षितिज। सो देखिए, 3 साल से पहले अगर आप विड्रॉ करते हो गोल्ड को, करते हो विड्रॉ, गोल्ड हैज बीन ट्रीटेड लाइक फिक्स इनकम की तरह टैक्स होता है। तो 3 साल से पहले करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है आपका। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है एज पर योर इनकम स्लैब। मान लीजिए प्रियंका आपका 30% इनकम स्लैब है, आपका गेन 100 रुपीज़ है, तो उसमें आपका 33 रुपीज़ जो भी गेन है उसके ऊपर 33 रुपीज़ आपका GST लगा के टैक्स लगेगा। और अगर आप 1 साल के बाद 3 साल के बाद कर रहे हैं, तो इसमें जो टैक्सेशन आपका वर्कआउट होता है वो होता है 20% विद इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन का मतलब क्या है कि जो भी महंगाई हुई है 3 साल में, जो भी उसका CPI लेवल आया है इंडेक्सेशन का, उसको मिला के टैक्स लगता है, जो कि ऑन एन एवरेज 8 से 10% के करीब आता है, वर्कआउट होता है। और टैक्स तभी लगता है जब आप बुक करते हैं। ऐसा नहीं है कि दैट आपने गोल्ड रखा हुआ, प्राइस बढ़ रहा है तो आपको टैक्स देना है। टैक्स हमेशा बुकिंग पे होता है। अगर आपने बेचा नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है, पर अगर आप जब भी बेचेंगे उसमें डिपेंडिंग ऑन 3 साल से पहले या कम क्या है, और सभी फॉर्मेट में गोल्ड में इसी तरह से टैक्स आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो 3 साल से कम पर बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके इनकम के हिसाब से, और उससे ज्यादा जब आप बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म, लेकिन उसमें इंडेक्सेशन का फायदा होता है। तो थैंक यू सो मच क्षितिज, आज आपने काफी कुछ समझाया। मुझे पता है ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इतनी सी बातचीत में सब कुछ कवर नहीं कर सकते, पर हाँ, हमने कोशिश की आपको समझाने की कि जो 4 ऑप्शन है गोल्ड के निवेश है, उसके क्या फायदे और नुकसान है, इस पे टैक्स कैसा लगता है। इसी के साथ सेव में इन्वेस्ट कर में हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन अगर आपकी कुछ सवाल है तो हमें जरूर भेजिएगा।